Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारी सीटेट के सिलेबस रिलेटेड वीडियो डाल दी है, जिसमें हमने पियाजे, वाइगोस्की, लैंग्वेज एंड थॉट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड कल्चर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी सीटेट के नोटिफिकेशन में सिलेबस डाला गया है ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने डाल दी गई है. अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो दैन प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर लीजिएगा. सो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. इसमें हम बेटा डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में एस्टेट, रीट, केवी, डीटी प्लस बी, यूपीटेट सब में आता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन. इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि एक इंसान में जो है किस किस टाइप की बुद्धि होती है, कितनी बुद्धि होती है, वो उस बुद्धि का यूज़ इंटेलिजेंस किस किस तरीके से करता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एबिलिटी है किस चीज़ की? थिंक, सोचने की, समझने की और लर्न करने की. किससे? अपने एक्सपीरियंस से. हम सब अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं. जैसे छोटा बच्चा होता है उसके पास एक्सपीरियंस कम होते हैं तो उसके पास जो इंटेलिजेंस क्या होती है किसी चीज़ से रिलेटेड कम होती है. ठीक है, वो उसके अंदर मासूमियत होती है, पर टाइम के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो चीज़ों को सीख जाता है. जैसे पहले वो क्या करता है, पहले अल्फ़ाबेट सीखता है ABCD, धीरे धीरे वोवल साउंड्स वगैरह सीखता है, फिर 1 वर्ड 2 वर्ड, देन वो सेंटेंस पे आता है. ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस क्या है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है, न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करने की एबिलिटी है. इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर अपना इम्पैक्ट डालती है. जितनी हमारी इंटेलिजेंस होती है, जितने हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है. इंटेलिजेंस के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि सक्सेसफुल एजुकेशन. अगर एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिली तो उसका इंटेलिजेंस लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा डेवलप होगा. वो किस ऑक्यूपेशन में है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और सोशल आउटकम्स उसका कैसा है, कैसी उसकी सोसाइटी है, किस सोशल बैकग्राउंड में वो रहता है, इन सब का उसके एक बच्चे के इंटेलिजेंस पे काफ़ी फर्क पड़ता है. फ्रेंड्स, हम इंटेलिजेंस को डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी एक बच्चा जो है या फिर एक इंसान जो है किस लेवल का एनालाइज जो है कर सकता है, किस टाइप की थिंकिंग वो जो है प्रोसेस अपने माइंड में डेवलप कर सकता है, कहाँ तक कितनी दूर तक वो चीज़ों को सोच सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है. ठीक है, साथ में उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सेल्फ अवेयरनेस कैसा है, लर्निंग और इमोशनल नॉलेज कैसा है बच्चे का, रीजनिंग पावर, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें बच्चे की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है. आप सब जानते होंगे कि आपके फैमिली में डिफरेंट टाइप्स के जो है मेंबर होंगे. उनमें से कुछ लोग जो ऐसे होंगे जिनकी इंटेलिजेंस जो है थोड़ी कम होगी. कम इन द सेंस कि वो हाई एनालिटिकल चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं, अपना जो माइंड है वो उस तरीके से जो है उस प्रोसेस वाइज वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठे बैठे एक क्लू के थ्रू ही काफ़ी चीज़ों को जो है एज्यूम कर लेते हैं, अपने जो है लॉजिक लगा लेते हैं. उनको पहले पता चल जाता है कि अगर ये सिचुएशन है तो आने वाला रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, या फिर कोई भी वर्क उन्हें किस तरीके से करना है, किस प्लानिंग के साथ करना है, या फिर कोई चेंजेस लाने हैं तो कौन से चेंजेस लेके आने चाहिए. अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को वो यूज़ कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं. कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, टेंशन लेके बैठ जाते हैं. ठीक है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है. तो ये सब चीज़ें क्या होता है बेटा, हर एक इंसान के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट चीज़, हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होती है. इंटेलिजेंस के अंदर जो है जो डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है. लाइक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है किसी इंसान के अंदर, वो म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ईजिली सोच पाता है, समझ पाता है, जो है इंस्ट्रूमेंटल को अच्छे तरीके से बजा पाता है, सिंगिंग अच्छे से कर पाता है. लॉजिकल, मैथमेटिक, एक्सटेंशनल इंटेलिजेंट, इंटरपर्सनल, बॉडी काइनेस्टिक, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, स्पेटियल और नेचुरलिस्टिक. ये बेटा ये इंटेलिजेंस के टाइप है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, पर वो पढ़ोगे आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं जो हमें अभी इसका पढ़ना है. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम न्यू सिचुएशन. एक इंसान की ऐसी एबिलिटी जिसके वो न्यू सिचुएशन में क्या कर सके, कुछ सीख सके. ठीक है, अगर उसके सामने कुछ न्यू सिचुएशन आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उससे वो चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है. ठीक है, अडेप्टेशन यानी चीज़ों को अडेप्ट करना, मानना, समझना, जानना, उसको अपनाना. ठीक है, और एंड यूज़ दैट नॉलेज टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम. जो चीज़ उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है उसका यूज़ करना किसके लिए? डिज़ायर्ड आउटकम के लिए, जो चीज़ उसको चाहिए. ये सब किसका कॉम्बिनेशन होता है? इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन होता है वेरियस स्किल्स का. एक प्रॉब्लम बच्चा किस तरीके से सॉल्व करता है,
क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसकी, अंडरस्टैंडिंग और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को लेकर जो है उसके अंदर कितनी जो है एबिलिटी डेवलप हुई है। जैसे कि बेटा आप अभी क्या कर रहे हो, आप अपनी इंटेलिजेंस को जो है यूज़ कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप जो है प्लानिंग कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो कि अगर मेरा सीटेट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं जो है केवीएस की या फिर DSSB की तैयारी करूँगा या फिर BPSC की तैयारी करूँगा, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या बन जाऊँगा, फ्यूचर में टीचर बन जाऊँगा। इसके लिए आपने अभी से पहले क्या कर दी, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप जो क्या कर रहे हो, CDP पढ़ रहे हो, पैडागोजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आज की जो तैयारी है आपको क्या है, आपको आपकी डिजायर्ड आउटकम्स के पास लेके जा रहा है। अगर आप अभी से अपना प्रिपरेशन करोगे, अभी से आपके जो कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे, तो आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चंस में भी बहुत सारे नए नए जो है कंसेप्ट निकल के आएंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिनको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, इसमें जो बेसिक्स है वो अगर आपको अभी से लर्न हो जाए सीटेट के टाइम पर ही, तो इसके से आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि IQ क्या होता है। IQ का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। जो IQ है ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की। ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है किसको, हमारी इंटेलिजेंस को। किस में एक्सप्रेस करता है, नंबर्स में। ऐसा जो है टेस्ट जिसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस को नंबर्स में कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, IQ कहते हैं। बेटा जो इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के बहुत सारे टेस्ट है, पर IQ क्या है, उनमें से एक टेस्ट है। ठीक है, और ये हम IQ कैसे निकालते हैं किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का, उसकी मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज। क्रोनिकल एज यानी कि फिजिकल एज, यानी कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई में 100 होता है, उससे बच्चे का IQ निकल जाता है। सो जो IQ है वो क्या है, एब्रीवेशन है, आप सबको पता है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट की। और IQ जो है किसने इन्वाइट करा है, IQ को इन्वेंटेड किसने करा है, 1912 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने इसको इन्वेंट करा था IQ को। इसमें वही चीज़ बोला गया कि पर्सन की इंटेलिजेंस को ये मेजर करता है, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये, और किस रेशियो में होता है, मेंटल एज, एक पर्सन की जो मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, और IQ निकालने के लिए आपके एग्जाम में आता है, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में IQ निकालने के लिए आया है। उसमें क्या दे रखा होता है, जैसे कि IQ है, IQ मैंने बोला कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू में 100 निकाल के IQ का फॉर्मूला होता है। इसमें कई बार आपको बच्चे की मेंटल एज निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या तो फिर क्रोनिकल एज निकालने के लिए पूछ सकते हैं, फिर IQ निकालने के लिए पूछ सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई दो चीज़ आपके पास होगी, या तो IQ आपको दे रखा होगा कि बच्चे का IQ इतना है, या फिर मेंटल एज दे रखी होगी, या फिर क्रोनिकल एज दे रखी होगी। इनमें से कोई ना कोई दो चीज़ दे रखी होगी। जो भी चीज़ दे रखी होती है आप उसको पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं IQ क्या है, 100 है, और मेंटल एज बच्चे की कितनी है, मेंटल एज मान लेते हैं बच्चे की जो है 15 है। ठीक है, और जो क्रोनिकल एज है वो निकालनी है, इंटू में 100 है। तो आपको मैथमेटिकल सिंपल फॉर्मूला पता ही है कि जो CA है यहाँ पे क्रोनिकल एज जो है यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और जो 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100 यानी कि ये भी कितना है, क्रोनिकल एज भी बच्चे का 15 आ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी दो चीज़ आपको दे रखी होगी, आपको फॉर्मूले में पुट कर जो है वो आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट चीज़ वही यहाँ पे दे रखा है कि IQ क्या है, IQ मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू में 100। तो बेटा ये है बेल कर्व, ये बेल की शेप का होता है, और इसको ये बेल की शेप का होता है, इसको बोलते हैं बेल कर्व। इसमें जो ये वाला पार्ट है ये होता है एवरेज, यानी जो मोस्टली लोग होते हैं वो एवरेज उनका IQ होता है। ये 85 से लेकर 115 तक आता है, फिर 90 to 110 तक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो पार्ट होता है वो एवरेज होता है। यहाँ पे बिलो एवरेज आना, ठीक है, डल बच्चे आना, ईटर बच्चे आना, यानी कि जिनका IQ बहुत कम होता है वो इस तरफ आते हैं। ये लोग कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनका जो परसेंटेज होता है 2%, 1.5% ऐसे से होता है। ठीक है, ऐसी जो बच्चों का IQ ज़्यादा होता है। ठीक है, सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं, फिर गिफ्टेड स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीनियस बच्चे आते हैं, इनका भी जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है परसेंटेज में। आप देखते होंगे आपके आसपास कितने कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो तुरंत ही चीज़ों को देखते हैं और देखते ही उनको चीज़ें याद आ जाती है, बहुत कम होता है। और ऐसे वो बच्चे भी बहुत कम होते हैं जिनका IQ बहुत जो है क्या हो, कम हो, यानी इन बच्चों को हम कितना पढ़ा लें, कितना समझाएं, तब उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ऐसे बच्चे भी कम होते हैं। मोस्टली बच्चे किसके अंदर आते हैं, मोस्टली बच्चे आते हैं इस रेशियो के अंदर, एवरेज के अंदर मोस्टली बच्चे आते हैं। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा है, देखिए जो ये मोस्टली पार्ट है वो किसका है,
ये एवरेज बच्चे का है, ठीक है। 14% कौन सा होगा, ये एवरेज है। ये क्या है, ये जो है इंटेलिजेंस बच्चे, सुपीरियर बच्चे हैं, ये मोर सुपीरियर, वेरी सुपीरियर आते हैं, फिर ये गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं, फिर ये बिलो एवरेज आते हैं, ये जो है डल बच्चे के अंदर आता है, ये ईडेड बच्चे के अंदर आता है, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ को जो है हमने रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं बेल कर्व, ठीक है। ये क्या है, ये है बेल कर्व। ये इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स आते हैं उसको ग्राफ में जो है शो करके दिखाया है कि किस तरीके से जो है आईक्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है जो लोगों के बीच में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, बहुत सारे जब लोगों पर इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है तो उसको एक ग्राफ में शो करे कि मोस्टली जो लोग हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कम लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये भी किसके लिए यूज़ होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ही ये यूज़ होता है। अब बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके अंदर आईक्यू निकालते हैं, तो उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ों को लोगों का जो आईक्यू है वो होता है। जैसे जीनियस या फिर नियरली जीनियस जो लोग होते हैं 140 प्लस अबव आईक्यू होता है। वेरी सुपीरियर का 130 टू 139। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी पूछ लेते हैं वेरी सुपीरियर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सुपीरियर 120 टू 129, अबव एवरेज 110 टू 190। देखो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल और एवरेज कैटेगरी के लोग किसके अंदर आते हैं, 90 टू 109। इसको 85 से 115 भी कई बार आ जाता है, ठीक है। बिलो एवरेज भी कई बार पूछ लेते हैं। डल और बॉर्डर लाइन ये भी आता है कई बार, बॉर्डर लाइन वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ये लोग क्या होते हैं, ये जो 70 टू 79 वाला जिनका जो है आईक्यू होता है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा फोर्स करके इनको हम बिलो एवरेज तक लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। यानी अगर थोड़ा सा इधर गए तो ये फेबल माइंडेड, मोरन, इम्बिसाइल, इडियट, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा फोर्स करके इनको हम बिलो एवरेज तक लेके आने की कोशिश हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनसे जो कम होता है वो होता है फीबल माइंडेड, मोरन। ये भी बेटा कई बार आया है, मोरन लिख के बहुत बार आया है, ये वाला क्वेश्चन आया है। नॉर्मल और एवरेज वाला आया है। डल और बॉर्डर लाइन भी के बारे में कई बार आया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये फिर सबसे लास्ट वाली कैटेगरी कौन सी होती है, ईडियट वाली कैटेगरी होती है, ठीक है। ईडियट वाली जो कैटेगरी होती है वो सबसे लास्ट वाली होती है। कई बार आ जाता है इसके बारे में भी कि बच्चे का आईक्यू कितना होता है, जो ईडियट होते हैं उनका 0 से 24 के उसमें होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। जो थ्योरीज होती है इंटेलिजेंस की वो काफ़ी सारी थ्योरीज है। ये जो सारी थ्योरीज है, जैसे कि फर्स्ट थ्योरी क्या है, सिंगल फैक्टर थ्योरी बाइंट ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी है। टैरेट की थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाई ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस कैटल ने। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल गिलफोर्ड ने दिया। बेटा ये जो सारी थ्योरीज जो है इंपॉर्टेंट है, पर ये जो सारी थ्योरीज होती है ना ये आपके मोस्टली आपके DT+B एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। टेट के एग्ज़ाम में आती है, KVS के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार, वैसे मोस्टली KVS एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता। इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह में इस बार तो नहीं आया था जब मैंने दिया था। तो जो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ना ये सारी थ्योरीज DT+B एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं अपने DT+B एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने इन सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा था और उस टाइम मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो आपके CTET के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिंगल फैक्टर थ्योरी आ जाता है। उसमें सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है, क्या होती है, इसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, ट्रायड की थ्योरी किसने दी है। इसके साथ साथ बेटा आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक एक इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और ये किसने दी है, गार्डनर ने दी है। तो अब हम जो पढ़ेंगे थ्योरीज के बारे में, इनमें हम मोस्टली CTET से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इन 4 थ्योरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी को क्या बोलते हैं, यूनिफैक्टर या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ये किसने दिया है, ये जो सिंगल फैक्टर थ्योरी है ये अल्फ्रेड बाइंडेड ने दी है। इसका नाम याद रखना, कई बार आ जाता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी है। इसको हम मोनार्क थ्योरी भी बोलते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है इंटेलिजेंस की, ठीक है। और इसके जो वो है कि कौन कौन इसको फेस करते हैं, कौन कौन लोग इसको जो है प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके बाइंडेड के साथ साथ जॉनसन, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एबिंगस, टर्मनस्टन, ये सब जो है एम्फेसिस करते हैं, इसको जोर देते हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है वो एक ही फैक्टर पर जो है डिपेंड करती है। हर एक इंसान के अंदर हर काम करने को लेकर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, अलग अलग एक्टिविटी करने के अंदर, ठीक है। कि हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस होती है, उसी से वो डिफरेंट वर्क करता है, ये वो थ्योरी कहती है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हर काम करने की है हमारे पास जनरल एबिलिटी है, उसी से हम जो डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सिंगल फैक्टर थ्योरी की हमारे पास सिर्फ जनरल एबिलिटी होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है। अब बात कर लेते हैं 2 फैक्टर थ्योरी की। और जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो दी है
स्पीयरमैन दी है। कब दी है इन्होंने ये? 1904 में दी है, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस कोल्ड टू फैक्टर थ्योरी, जो कि स्पीयरमैन ने दी है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। कई बार इसका जो है डायरेक्ट नाम आ जाता है बेटा, इसलिए आपको याद रखना है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी जो है बाइट ने दी है, डबल फैक्टर थ्योरी या फिर टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है टू टाइप्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है। एक जो है हर काम को करने की जनरल एबिलिटी जो सबको मिलती है, एक जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जिसमें हमारी जो डोमेन होता है, यानी कि हमारा जो स्पेसिफिक जो डोमेन है किसी काम को करने का, किसी काम को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ जो है यूज़ होती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि दो टाइप की एबिलिटी होती है। कौन सी? एक जनरल होती है और एक स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंस होती है। टू टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो इन्होंने जनरल फैक्टर के बारे में क्या बोला है कि जो जनरल फैक्टर होता है, जनरल इंटेलिजेंस होती है, वो यूनिवर्सल होती है और इनबोर्न एबिलिटी होती है। हर एक इंसान के अंदर इनबोर्न एबिलिटी होती है कुछ काम को करने से, कि हम साफ सफाई करते हैं, हम नहाते धोते हैं, बेसिकली मैथ करते हैं, लैंग्वेज हम बातचीत करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। ये जनरल एबिलिटी वो सबके पास होती है। जनरल मेंटल एनर्जी सबके पास ही है, ठीक है, दिमाग जो जनरली जो माइंड होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होती है, सेम ही रहती है। ये अमाउंट जो होता है जी फैक्टर डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टेन हो जाए, लेकिन ये कि हर किसी की जनरल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस भी क्या है? डिफरेंट होती है। कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। इसका मतलब क्या है? हर इंसान की थिंकिंग, सोचने की एबिलिटी, क्षमता, काम करने का ढंग, ये सब क्या अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम एवरीडे लाइफ में जो है यूज़ करते हैं। ग्रेटर द जी, जितना हमारे जो जी जनरल इंटेलिजेंस हमारी जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारी जो लाइफ जो है सक्सेसफुल होगी। ठीक है, जैसे कि बेटा प्रोजेक्ट तो हर इंसान बनाता है, हर एक बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है, पर उसी में कुछ बच्चे क्या होते हैं, उस प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर बना देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, उसके अंदर डायग्राम्स बना देते हैं, कलर्स कर देते हैं, चीज़ों को पॉइंट वाइज हाईलाइट कर देते हैं, जिससे उनका प्रोजेक्ट क्या होता है? बहुत सुंदर दिखता है। और कुछ क्या होता है, नॉर्मली प्रोजेक्ट दिया तो उसको पूरा लिख के पैराग्राफ बना के ऐसी कैसी सबमिट कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ? जनरल फैक्टर जिसका बहुत अच्छा था उसने क्या चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर ज़्यादा मार्क्स ले लिए, और जिसका जनरल एस्पेक्ट कम था उसने जो है नॉर्मली चीज़ों को देकर फॉर्मेलिटी कर बस पासिंग मार्क्स ले लिए। तो ये होता है जनरल फैक्टर। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन वाली थ्योरी यहाँ पे फिट होती है। ठीक है, कि हर एक इंसान के अंदर जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, जिसकी जितनी अच्छी होगी उतने तरीके अच्छे से वो लाइफ में सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, जैसे कुकिंग तो सबको आती है, मोस्टली जो लेडीज़ है उनको कुकिंग आती है, बल्कि आज के टाइम पे जेंट्स को भी आती है। जेंट्स जो है बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, जैसे मेरे पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, तो आती है। पर जो है कुछ लोग वही कुकिंग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से वेजिटेबल काट कर, मसालों को अच्छे से यूज़ कर बहुत टेस्टी खाना बना लेते हैं। तो ये एबिलिटी है तो दोनों के पास, पर दोनों के पास क्या है, जो काम करने का ढंग अलग है, तरीका अलग है। तो जो बहुत अच्छा करेगा उसको बहुत अच्छी तारीफ भी मिलेगी, और जो बहुत अच्छे से नहीं करेगा उसको कोई तारीफ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में। जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है हम उसको लर्न करते हैं, फिर एक्वायर्ड करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। जैसे एक बच्चा, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी जन्मजात होगी, ठीक है, पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे कि वो चेस खेलना कहाँ सीखेगा? चेस खेलना अपने इन्वायरमेंट सीखेगा, और सीखकर जो बहुत अच्छा चैंपियन बन जाएगा चेस में। तो स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। कुछ एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी द सेम इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कि कुछ बच्चा होता है उसको काफ़ी सारे काम आते हैं, जैसे वो चेस भी खेलता है, वो गेम्स में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है। तो यानी कि मे भी जो है चेस में वो विनर रहता हो, पर जो है बैडमिंटन में इतना अच्छा ना हो। पर बैडमिंटन में भी उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी यूज़ हो रही है, पर मे भी उसमें बहुत अच्छा ना हो। वो पढ़ाई में अच्छा है पर मैथ में बहुत अच्छा हो, मे भी साइंस में अच्छा ना हो। ठीक है, तो क्या है, ये स्पेसिफिक फैक्टर जो फैक्टर होते हैं, स्पेसिफिक जो एबिलिटी इंटेलिजेंस है वो भी वेरी करती है एक्टिविटी टू एक्टिविटी में। ठीक है, और हर एक इंसान के अंदर जो है डिफर अमाउंट ऑफ ऐसी एबिलिटी होती है। जैसे क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, जो क्रिकेटर है, मुझे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं पता है, बस मुझे ये पता है कि हर एक जो क्रिकेटर है उनके अंदर क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है। किसके बारे में? क्रिकेट खेलने के बारे में। वो गेम्स अच्छे से खेलनी आती है, ठीक है, पर ये कि जो एक प्लेयर है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। दूसरे के अंदर भी स्पेसिफिक एबिलिटी क्रिकेट की रिलेटेड ही है, उसको भी जो है बैटिंग बहुत अच्छे से आती है, पर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले कि स्पेसिफिक एबिलिटी भी हो सकता है दो लोगों के अंदर सेम स्पेसिफिक एबिलिटी हो, पर वो भी क्या होगी, डिफर होगी। ठीक है, अलग अलग होगी। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होगी।
जो बेटा अभी मैंने जो बताया वही यहाँ पे इसने बोला है कि हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, वैरी होती है, मतलब अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग तरीके से हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी यूज़ होती है, डिफरेंट जो है एबिलिटी होती है। और नेचर इज़ चेंजेबल, जो स्पेसिफिक एबिलिटी का जो नेचर है वो क्या है, चेंजेबल है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, जो चेंजेस आते हैं उसको अडेप्ट करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, तो हमारी जो एबिलिटी है वो और अच्छे से इंप्रूव होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। पर अगर हम चीज़ों को एनालाइज करना छोड़ देंगे, हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, हाँ, तो हमारी एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिक्स नहीं होता विद इन इंडिविजुअल फॉर ऑल टाइम। ये कि एक इंसान, जैसे वो मैंने बताया कि एक प्लेयर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, पर टाइम के साथ साथ जो उसकी एबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती रहती है। जब अगर वो अब प्रैक्टिस नहीं करता है, एज भी इसके अंदर फैक्टर है, एक्सपीरियंस भी इसके अंदर फैक्टर है, तो जो मैग्नीट्यूड है उसका, काम करने की जो क्षमता है वो क्या होती है, हमेशा फिक्स नहीं रहती है। ये जो फैक्टर होता है वो अफेक्टेड होता है किससे, लर्निंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो बच्चा है उसने क्या सीखा, कितना सीखा, और उसका पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन सब चीज़ों से। तो जो कंपोनेंट होते हैं जनरल इंटेलिजेंस के, वो विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नॉलेज, फील्ड रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, जो कि सबके अंदर होते हैं, ये जो है कंपोनेंट है जनरल इंटेलिजेंस के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कैसे होती है। जो जनरल है वो सबके पास है, पर स्पेसिफिक में इंडिविजुअल मैकेनिकल, यानी कि एक बच्चे ने अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ से रिलेटेड वर्क सीखा है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, उसने जो है ITI कर रहा है, तो वो उसका स्पेसिफिक हो गया। किसी ने जो है स्पेटियल जो है लर्निंग सीखी है, यानी उसने प्लेस से रिलेटेड चीज़ें सीख ली है, ठीक है, तो वो आर्किटेक्ट बहुत अच्छा बन पाएगा। ठीक है, किसने न्यूमेरिकल जो है जो स्पेसिफिक चीज़ों को सीखा है, जैसे उसने किसने जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो बैंकिंग लेवल पर CA बन पाएगा, अकाउंटेंट बन पाएगा। इंडिविजुअल वर्बल, जो है अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लिंग्विस्टिक में बहुत बेटर है वो, तो वो टीचर बन सकता है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा सकता है, वो जो है नेता बन सकता है, पॉलिटिक्स में वो जा सकता है। ठीक है, एंकर बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो वो बन सकता है। ये क्या होगी, स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, क्योंकि जनरली सबको पता है, जनरली बोलना सबको आता है, प्लेस को देखकर आइडिया हर कोई लगा सकता है कि यहाँ पे घर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, नंबर्स की नॉलेज सबको है, और जो है मैकेनिकल नॉलेज यानी थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हर वर्क से रिलेटेड सबको है। पर इसमें जो प्रोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज, यही मैंने बताया बेटा कि जो डोमेन है ये क्या है, जनरल है, यानी कि सब चीज़ सबके अंदर, एक्सटेंशनल, लॉजिकल, नेचुरल, स्पेटियल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, काइनेस्टिकल, इंटरपर्सनल, ये सब चीज़ें नॉलेज सबके पास है, ये जनरली सबके पास है। ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट में बेसिक सबको पता है। पर अगर यही चीज़ एक डोमिनेट के रूप में हमारे पास आती है, यानी कि कोई इंसान जो लॉजिकली बहुत अच्छा है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई लिंग्विस्टिक में बहुत अच्छा है, कोई जो है इंटरपर्सनल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या बनेंगे, स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं। उनका ये जो पार्ट होता है ये डोमिनेटिंग पार्ट में होता है। कोई बच्चा जो है की आवाज़ बहुत अच्छी है तो वो सिंगर बन सकता है, कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है तो वो बैंकर बन सकता है, CA बन सकता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक वाला जो है एंकर बन सकता है। इस तरीके से जो होता है इंटरपर्सनल आवाज़, जो कि दूसरों को बहुत आसानी से समझ लेता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझ जाता है, दूसरे क्या सुनना चाहते हैं वो चीज़ समझ जाता है, तो वो पॉलिटिशियन बन सकता है, टीचर बन सकता है, ये सब चीज़ें मतलब हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टैरेकेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो है किसने दी है, ये दी है स्टर्नबर्ग ने। अब बेटा हम स्टर्नबर्ग की टैरेकेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, टैरेकेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दिया। फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और इन 3 पार्ट के जो है 3 डिफरेंट नेम भी है। अब हम उन डिफरेंट नेम के बारे में जान लेते हैं। देखिए बेटा, जो एनालिटिकल है उसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जो एनालिटिकल है, ठीक है, जो इसको कंपोनेंशियल क्यों कहा जाता है, इसमें हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करते हैं। कंपोनेंट से पता लग रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। इसमें क्या कर, इसमें जो पुरानी नॉलेज होती है, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम कैसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, जजमेंट के लिए, वैल्यूएशन के लिए, इन सब चीज़ के लिए हम जो है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्रिएटिव में हम क्या करें, नोवेलिटी प्रॉब्लम्स, हमने क्या करें, हम यूनिक सॉल्यूशन निकालें चीज़ों को, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रायर नॉलेज को, किस में अप्लाई कर रहे हैं, एक न्यू प्रॉब्लम्स में जो हमने पहले सीख लिया है, न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन मैथड को, ट्रिक्स को हम जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले क्या करें, एनालाइज करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मैथड है, जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से एनालाइज करना, चीज़ों को कंपोनेंशियल
सीक्वेंशली वो जो है पार्ट टू पार्ट जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो सीखा उसको न्यू वे में उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल बोल जाता है। फिर है प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल। इस बेटा इसमें जो है प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल का पार्ट यहाँ पे क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना सीख रहे हैं, उनको जो है आत्मसात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के अंदर हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है, और सिलेक्ट करें कि हमें किस टाइप का जो है इन्वायरमेंट चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। और एनालिटिकल ही हम कंपोनेंशियल बोलते हैं, क्रिएटिव को ही हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं और प्रैक्टिकल को ही हम कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं। सब बेटा इसमें क्या बताया गया है, यही चीज़ें इसको ना ग्राफ के थ्रू बताया है। कंपोनेंशियल मतलब एनालिटिकल, कॉन्टेक्चुअल यानी प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल यानी कि क्रिएटिव। इनका नाम याद रखना क्योंकि इनके नाम के थ्रू ही जो है क्वेश्चन आते हैं। कंपोनेंशियल का मतलब क्या बोला, थिंक एब्स्ट्रैक्टली, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। हम एब्स्ट्रैक्टली हम चीज़ों को सीख रहे हैं, कंपोनेंट को छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिएंशियल कर रहे हैं यानी कि न्यू आइडियाज़, न्यू फॉर्मूला हम लेके आ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं जो है डिफरेंट फार्मूलाज को, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के न्यू मेथड जो है हम सीख रहे हैं। फिर कंट्रैक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को शेप दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बेटा वही इसने बताया कि इन्होंने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, जिसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 टाइप की होती है, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल होती है। फिर जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है इसको हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। एनालिटिकल का मतलब मैंने क्या बताया, हमारे अंदर एबिलिटी होती है क्या करने की, इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन, सॉल्व प्रॉब्लम। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इवैल्यूएट करें। एनालाइज का मतलब ही क्या होता है, चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको पूरा खोलकर जो है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, हम चीज़ों को एबिलिटी टू मॉनिटर, उसको देख रहे हैं, डिसीजन करने की, परफॉर्म एक्शन, लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, हम चीज़ों को सीखते हैं अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम जो है न्यू आइडियाज़ के थ्रू आते हैं, ठीक है, जो हमारा पहला एक्सपीरियंस है उसके थ्रू हम न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, न्यू एक्सपीरियंस हमारे पास आता है, किसके थ्रू, पास्ट एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करके एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू वे जो है मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का हम लेके आते हैं, ठीक है। हम एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं इसमें। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मैंने बोला कंटेक्चुअल, यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ है, प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पे बेसिकली इन्वायरमेंट से है, ठीक है। हम क्या करते हैं अपने जो चेंजिंग एबिलिटी टू चेंज, अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो चेंज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट उसको हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऐसे उसी इन्वायरमेंट में ढंग से काम करने की, सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स इसका मतलब सिलेक्टिंग, अडेप्टिंग एंड शेपिंग द इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन नीड्स, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को शेप दे रहे हैं, उसको अडेप्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर। यही मैंने जो बोला था अभी आपको कि कंटेक्चुअल को ही क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल को क्रिएटिव, कंपोनेंशियल को एनालिटिकल बोला गया है। सो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो नेक्स्ट थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।